नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्य एवं ऊर्जा। साधारण बोलचाल में हम पढ़ने, लिखने, बोझा उठाने, खाना पकाने, तैरने आदि सभी श्रम युक्त गतिविधियों को कार्य कह देते हैं। सतीश 4 घंटे की पढ़ाई में थक जाता है, जबकि रीता 8 घंटे की पढ़ाई के बाद भी नहीं थकती। दोनों में से किसने अधिक कार्य किया, इसका कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं दिया जा सकता। अतः शारीरिक या मानसिक श्रम को विज्ञान में कार्य के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। तब वैज्ञानिक अर्थ में कार्य किसे कहते हैं? आओ पता लगाएं। कार्य, ये गतिविधि दे रखी है। एक गेंद को फर्श पर रखकर धक्का दीजिए, अर्थात गेंद पर बल लगाइए। अपने हाथों से दीवार पर धक्का दीजिए। उक्त दोनों क्रियाओं में कौन सी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरित हुई? यहाँ गेंद ने निश्चित दिशा में कुछ दूरी तय की, वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। अतः हम कहते हैं कि गेंद में बल लगाने पर विस्थापन हुआ, जबकि दीवार अपने स्थान पर ही स्थिर रही। इस कारण दीवार में विस्थापन शून्य है। वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। पहली वस्तु गेंद में विस्थापन हुआ, अतः इस क्रिया में कार्य किया गया है, जबकि दूसरी वस्तु दीवार में विस्थापन नहीं हुआ, अतः इस क्रिया को कार्य नहीं कहते। हम कह सकते हैं कि दीवार पर बल लगाने पर किया गया कार्य शून्य है। कई बार हम जानना चाहते हैं कि हमारे द्वारा कितना कार्य किया गया। हम कार्य का परिमाण, मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आओ पता लगाएं। गतिविधि 2। चित्र में दिखाए अनुसार आप देख रहे हो, गत्ते के एक खाली कार्टून में केवल 2 पुस्तकें रखकर बंद कर दीजिए। अब इसे रस्सी से बांधकर पहले 2 मीटर तक फर्श पर खींचिए, इसके बाद 4 मीटर तक फर्श पर खींचिए। किस स्थिति में अधिक कार्य किया गया? चित्र में दिखाए अनुसार स्पष्ट है कि जब वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन अधिक होगा तो कार्य अधिक होगा। वस्तु पर किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है। पहले कार्टून में केवल 2 पुस्तकें रखकर 4 मीटर खींचिए, इसके बाद उसे पुस्तकों से पूरा भर कर 4 मीटर दूरी तक खींचिए। वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल के परिमाण पर भी निर्भर करता है। उक्त विवेचना के आधार पर पता चलता है कि कार्य निम्नांकित 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन पर। दूसरा, वस्तु पर लगाए गए बल के परिणामों पर। यदि वस्तु पर बल आरोपित करने पर वह बल की दिशा में विस्थापित होती है तो कार्य को हम अगले लिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन की दिशा, बल की दिशा में विस्थापन। यानी कि बल को और विस्थापन को दोनों गुणा कर देते हैं तो कार्य आ जाता है। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब ये नेक्स्ट है गतिविधि 3। आप में कार्य करने की क्षमता होने के कारण आप कई कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार जानवरों में भी कार्य करने की क्षमता होने के कारण वे भी कई कार्य कर सकते हैं। चर्चा करके जंतुओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची आगे चित्र की सहायता से बनाइए। तो ये कुछ चित्र की सहायता से आप देख सकते हो जंतुओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य। प्रकृति में हम भी देखते हैं कि न केवल सजीवों में बल्कि निर्जीव वस्तुओं में भी कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे ऊंचाई से गिरते हुए पानी से बड़ी बड़ी मशीनें चला सकते हैं, तेज हवा से पवन चक्की चलती है, कोयले की ऊष्मा से भाप बनाकर उसमें बिजली का जनरेटर चलाया जाता है आदि। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुएं चाहे सजीव हो या निर्जीव, उनमें कार्य करने की क्षमता हो सकती है। वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। स्पष्ट है कि बहते पानी, हवा, कोयले, भाप, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि में ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा से कई तरह के कार्य संपादित होते हैं। गतिविधि 4। जिस वस्तु में ऊर्जा होती है उससे अन्य वस्तुओं पर कार्य किया जाता है। आगे दी गई सारणी 9.1 में कुछ क्रियाएं दी गई हैं। इसमें सारणी में कार्य करने वाली वस्तु तथा वस्तु पर जिस पर कार्य किया गया उनके नाम लिखिए। अब ये सारणियाँ आप भर सकते हो इसको। फुटबॉल खेलना, बैलगाड़ी चलना, पत्तों का हिलना, पवन चक्की चलना, इनके वस्तु जिसने कार्य किया और वस्तु जिस पर कार्य हुआ उन दोनों के नाम इसमें लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर कार्य किया जाता है। कार्य करने के लिए पहली वस्तु को ऊर्जा
खर्च करनी पड़ती है। इस कारण पहली वस्तु को ऊर्जा में कमी होती है। पहली वस्तु द्वारा किया गया कार्य दूसरी वस्तु में ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाता है। हम कह सकते हैं कि कार्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं, इसलिए ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक भी जूल होता है। कार्य का भी जूल है और ऊर्जा का भी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, इनमें से एक रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, आओ पता लगाएं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाने पर जो सम्मिलित रूप से जो ऊर्जा बनती है उसको क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि E बराबर होता है K+P। K क्या होती है यहाँ पे, गतिज ऊर्जा। K तो क्या है, गतिज, और ये क्या है, P पोटेंशियल, स्थितिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी, दोनों को मिलाने पर क्या प्राप्त होती है, इसकी कुल ऊर्जा, जिसको अपन यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इस फॉर्मूले रूप में इसको याद कर सकते हो आप। गतिज ऊर्जा, हम देखते हैं कि बहता हुआ पानी कई वस्तुओं को अपने साथ दूर तक बहा ले जाता है। बहती हुई हवा भी वस्तुओं को उड़ा सकती है। हवा की ऊर्जा से पहुंच सकती चला सकते हैं। गति करती हुई गेंद दूसरी गेंद से टकराती है तो उसे भी गति करा देती है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण खोजिए जिनमें वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है। वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिर ऊर्जा क्या होती है, वो ऊंचाई से गिरते हुए पानी को टरबाइन पर गिराकर उसे घुमाया जाता है। गुलेल के रबर से पत्थर रखकर उसे खींचकर छोड़ देते हैं तो पत्थर को गति मिलती है। इस प्रकार तीर कमान में भी खींचकर छोड़ देते हैं तो तीर में गति मिलती है। हम कह सकते हैं कि स्थिति और आकृति में परिवर्तन के कारण भी वस्तुओं में ऊर्जा होती है। तो स्थिति में परिवर्तन होने को ही स्थिति ऊर्जा कहते हैं। चाबी वाली खिलौना कार के अंदर की मशीन को देखिए, इसी प्रकार चाबी वाली घड़ी के अंदर की मशीन को घड़ीसाज यहाँ देखिए। इसके अंदर एक स्प्रिंग कमानी है। जब घड़ी या कार में चाबी बढ़ते हैं तो स्प्रिंग दब जाती है, अर्थात उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इस कारण कार्य करने की क्षमता संचित हो जाती है, फलस्वरूप वे चलने लगती हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, जब वस्तु की स्थिति आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा संचित हो जाती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये बांध के पानी से टरबाइन चलाकर बिजली बनाना चित्र में दिखाया गया है। बांध से पानी गिराकर, और स्प्रिंग घड़ी का आंतरिक भाग, गुलेल तीर कमान। अतः हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा के विभिन्न रूप। अब तक गति, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि, चुंबक, परमाणु संरचना और रासायनिक क्रियाओं के ये हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। देखो, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। वस्तुओं की गति या स्थिति के कारण निहित ऊर्जा होती है। जल, पवन, गाड़ी, गेंद आदि में गति के कारण ऊर्जा। स्प्रिंग, गुलेल, तीर कमान की ऊर्जा। ऊष्मा, जलती हुई वस्तु या गर्म वस्तु में निहित ऊर्जा। कोयले की ऊष्मा से इंजन चलाना, पेट्रोल या डीजल से इंजन से वाहन चलाना। तो इस प्रकार से ऊर्जा के 8 प्रकार हैं, इनको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। और फिर ऊर्जा का रूपांतरण है। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा एक रूप से दूसरे ऊर्जा में बदला जा सकता है ऊर्जा को। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है। देखो, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। बांध का पानी, फिर पानी का प्रवाह कराते हैं। बहता पानी टरबाइन पर गिरता है, फिर विद्युत जनित्र चलता है, उससे विभिन्न ऊर्जाओं के रूपांतरण होते हैं। विद्युत प्रवाह से विद्युत ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में, विद्युत घंटी, विद्युत मोटर से टंकी में पानी चढ़ाना, बैटरी चार्जर, विद्युत पंखा, विद्युत रेल, कारखाने, विद्युत चुंबक, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण है। फिर गतिविधि है, ये आप इसको भी भर सकते हो, इस सारणी को पढ़ के अच्छे से, और इसको आप भर सकते हो। फिर अपन देखते हैं ऊर्जा के विभिन्न स्रोत।